हेलो, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक नए विषय के बारे में चर्चा करेंगे। ऊपर आप लोग देख रहे होंगे जो भारत की राज्य व्यवस्था है। आज हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। भारत की राज्य व्यवस्था, इसे हम पॉलिटी कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इसी से पढ़ के हमने नोट्स बनाया है और कुछ अपने तरह से ऐड किया है और कुछ कोचिंग के माध्यम से ही नोट्स बना के आप लोग के सामने आज प्रस्तुत करेंगे। भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, संविधान को पढ़ने से पहले हम संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ेंगे। प्रस्तावना मतलब उद्देशिका क्या है, उद्देशिका के बारे में चर्चा करते हैं और उद्देशिका से क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसी में आप ध्यान से उसको पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए भारत का संविधान उद्देशिका, वही प्रस्तावना उद्देशिका कहते हैं, प्रीएम्बल। देखिए इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देखिए 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है यहाँ पर। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की है। और देखिए आगे देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, मतलब 2 प्रकार की समता की बात की गई है। देख लीजिए, 2 प्रकार की समता की बात की गई है। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये भारत का प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है। इसको आप याद कर सकते हैं और याद कर लेना चाहिए सबको। इसी से पीसीएस चाहे अन्य एग्ज़ाम में, आईएसपी से जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इसी से आ जाते हैं कि इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, कितने प्रकार के मतलब समता की बात की गई है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की यहाँ पर देखिए दृढ़ एकता और अखंडता, कितने प्रकार के जो राष्ट्र की एकता है उसकी बात की गई है। देखिए इसी से क्वेश्चन आते हैं और इसको एक बार और ध्यान से देख लीजिए कि अगर ध्यान से देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हम पढ़ते हैं। पॉलिटी पढ़ने से पहले हम पॉलिटी के बारे में देखिए डिफाइन करते हैं कि पॉलिटी किस तरह क्या है। पहले कई लोग पॉलिटी कहते हैं, पॉलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए राज्य व्यवस्था होता है, राज्य व्यवस्था। अब पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी राज्य व्यवस्था इसको कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान कहते हैं इसे राजनीतिक विज्ञान देखिए विभिन्न व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है राजनीतिक विज्ञान में। ठीक, राजनीति पॉलिटिक्स एक होता है, जो पॉलिटिक्स होता है वो राजनीति होता है। व्यवस्थाओं का अनुप्रयोग होता है इसमें, व्यवस्थाओं का अनुप्रयोग होता है इसमें, राजनीति अनुप्रयोग किया जाता है। मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, संविधान व्यवस्थाओं का कानून होता है, उसे कहते हैं व्यवस्थाओं का कानून। देखिए अब क्या, राज्य अब किसे कहते हैं, देखिए जो बना है पॉलिटी जो बना है ना, पोलिस शब्द से बना है। पोलिस का अर्थ होता है राज्य, स्टेट। राज्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, देखिए क्या क्या आता है। क्वेश्चन आया था इस बार पीसीएस में पूछा था। भूभाग आते हैं राज्य के अंतर्गत, भूभाग आ जाएंगे, जनसंख्या आता है, संप्रभुता आता है, सरकार आता है। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा इसी तरह ये भी करके सब। और इसमें से कौन राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, इसी में पूछ देगा।
तो इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चारों इंपॉर्टेंट है, इसको देखना जरूरी है, चारों देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए 1933 में से मोंटेवीडियो कन्वेंशन में 4 तत्व आए थे। मतलब यही चारों तत्व जो थे वो 1933 के जो मोंटेवीडियो कन्वेंशन हुआ था उसी में आए थे, इसके बारे में बताया गया है। देखिए अब संविधान के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए राज्य व्यवस्था पढ़ने से पहले हम संविधान के बारे में कुछ पता रहना चाहिए। राज्य व्यवस्था में जितना है मानिए संविधान ही है ज़्यादा से ज़्यादा। अब उसी में देखिए क्या हम पढ़ते हैं, संविधान क्या है, संविधान कितने प्रकार के होते हैं, आगे पूरा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए संविधान देखिए 2 प्रकार का मुख्य रूप से होता है, लिखित संविधान होगा और अलिखित। लिखित संविधान में देखिए क्या होता है, जो लिखा हुआ रहता है, मतलब जो इसका एक तरह से बुक रहता है, बुक में लिखा कानून व्यवस्था जो एक तरह से लिखा रहेगा। जो अलिखित रहेगा वहाँ का राजा चाहे शासक जो रहेगा वो अपने हिसाब से चलाएगा अलिखित में। इसमें देखिए संविधान क्या है, इसमें देखिए इसमें अच्छे से हमने लिख के बताया। संविधान नियमों का एक संग्रह है जिसमें किसी देश की व्यवस्था संचालित नियंत्रित करने का नियम एवं कानून का वर्णन लिखित और अलिखित रूप से किया जाता है, उसे संविधान कहा जाता है। संविधान लिखित और अलिखित दोनों प्रकार के हो सकता है। संविधान किसी देश के सर्वोच्च एवं मौलिक कानून होता है, सबसे ऊंचा और मौलिक कानून होता है। बिना संविधान का देश चल ही नहीं सकता है, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, तो वही बताया हूँ, संविधान 2 प्रकार का होता है। ये पहला लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। अब देखिए जिस संविधान में देश के संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है उसे लिखित संविधान कहते हैं। जिस संविधान को देश के संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है, मतलब उसमें संविधान सभा में बैठ के कई लोग डिस्कस करके उस संविधान को बनाते हैं, मतलब अपना योगदान देते हैं, तो उसे हम लिखित संविधान कहेंगे। जैसे भारत में संविधान जब बना तो कितने लोगों ने अपना योगदान दिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेके एम मुंशी से लेके बहुत लोगों ने अपना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, अपना अलग अलग सब लोगों ने अपना योगदान दिया। देखिए भारत का जो संविधान है लिखित है, अमेरिका का लिखित है, जापान का लिखित है और बहुत से संविधान जो लिखित हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट लिखा गया है। अब देखिए अलिखित संविधान किसे कहते हैं। देखिए जिस संविधान का निर्माण देश के प्रथाओं एवं प्रचलित व्यवहारों के आधार पर किया जाता है, मतलब जिस तरह प्रथा है वहाँ के हिसाब से अपने अनुसार कानून बनाया जाता है, अपने अनुसार जिस तरह प्रेजेंट टाइम में जैसी स्थिति है, स्थिति के अनुसार कानून बनाया जाता है, उसे ही हम अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का है, कनाडा का है, न्यूजीलैंड का है, सऊदी अरब का है, ये सब है जैसे कि वहाँ की स्थिति के हिसाब से देश की प्रथाओं और प्रचलित व्यवहारों के आधार पे वहाँ का कानून बनाया जाता है, वो अलिखित संविधान होता है। वहाँ के शासक होते हैं, तानाशाह होते हैं, राजा, ये सब होते हैं। अपने यहाँ तो PM CM ये सब होते हैं, PM होता है, राष्ट्रपति होते हैं, ये सब संविधान में है, इसी कारण ये सब हैं। अब आगे देखिए संविधान सबसे पहले देखिए सुकरात जो प्लेटो थे, वो उनके गुरु सुकरात थे, उनके अब बताया गया कि प्लेटो के इनके शिष्य जो थे अरस्तु के सिकंदर, जो इस तरह देखेंगे तो सिकंदर के गुरु अरस्तु के गुरु प्लेटो के गुरु सुकरात, इस तरह ये सब है। तो यही है द रिपब्लिक की पुस्तक लिखे थे प्लेटो, उसमें एथेंस में लिखे थे। इकनॉमी एक संस्था थी वहीं पे लिखे थे। तो अरस्तु जो थे उनसे कुछ संबंधित है, पॉलिटिक्स से, उसी अरस्तु ने ही पॉलिटिक्स, फादर ऑफ पॉलिटिक्स इन्हीं को कहा जाता है, अरस्तु को ही। तो अरस्तु के चलते सबके बारे में थोड़ा बता दिया गया यहाँ पर, ठीक, देख लीजिए इसको। तो फादर ऑफ पॉलिटिक्स किसे कहा जाता है, अरस्तु को, ठीक। अब देखिए आगे हम देखेंगे। देखिए संविधानवाद। देखिए संविधान या विधियों के माध्यम से सरकार की शक्ति का नियंत्रित करना, सीमित करना संविधानवाद कहलाता है। ये संविधान में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार सरकार चलेगी, उनकी शक्ति उसी के अनुसार शक्ति को अपने ऊपर की जनता के ऊपर, चाहे जिस तरह शक्ति है उसी के हिसाब से उसे चलना पड़ेगा, जो संविधान में लिखा हुआ है। संविधानवाद पूर्णतः समिति सरकार की अवधारणा है, ये सरकार की अवधारणा है। समिति सरकार के साथ विधि का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका संविधानवाद के महत्वपूर्ण अंग हैं। अब देखिए संविधानवाद के ये
महत्वपूर्ण अंग हैं। कौन कौन से हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका संविधानवाद की विधि का शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका संविधानवाद के महत्वपूर्ण अंग हैं। ये संविधानवाद के महत्वपूर्ण अंग हैं। अब देखिए, भारत के संविधानवाद निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है। देखिए अब क्या क्या विशेषताएं हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में। और देखिए विधि का शासन है, कानून का शासन। न्यायिक पुनरावलोकन है, मतलब कोई भी कानून बन रहा है उसका जांच फिर से किया जाएगा, संसद जांच करेगी, कई तरह की प्रक्रिया आगे बढ़ेंगे। शक्तियों का पृथक्करण है, सब शक्ति बटा हुआ है, लेकिन न्यायिक सिविल जितना शक्ति है सब अलग अलग शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, बांटा गया है सबको। संघीय ढांचा, मौलिक अधिकार, ये सब है संविधानवाद जो है इसकी विशेषता है। ठीक है, अब आगे इसको पढ़ेंगे। देखिए, संविधान का निर्माण संविधान सभा की थी और उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ। संविधान का निर्माण किस तरह हुआ? संविधान सभा बैठी तो संविधान का निर्माण हुआ। ठीक, भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा की। अब देखिए, भारत का संविधान जो बना उसका निर्माण किसने किया? संविधान सभा ने किया। संविधान सभा किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र में जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनी गई संस्था के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है। यह संस्था संविधान सभा कहलाती है। यह निर्वाचन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। निर्वाचन जो चुने जाते हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया था। जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, इसका चुनाव नहीं हुआ कि ये सदस्य चुन के गए और उसके बाद इस संविधान के निर्माण में अपना अहम भूमिका निभा रहे, इस तरह नहीं हुआ। वो देखिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन, मतलब उसी में अपना चूज कर लिए जो बड़े बड़े लोग थे, नेता थे, जो देश को आज़ाद कर रहे हैं, अपनी भूमिका निभाए उस संविधान निर्माण के लिए एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन करके और कुछ विशेष लोगों को चूज किए जो संविधान में अपना योगदान दिए। देखिए, भारतीय संविधान सभा की कुल 6 विशेषताएं हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं, एकल संक्रमणी मत प्रणाली, सीमित मताधिकार। देखिए ध्यान से एकदम, ये सब सभा की कुछ विशेषताएं, 4 विशेषताएं थी। अब देखिए, भारतीय संविधान द्वारा सभा की मांग। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको, क्योंकि देखिए इसमें जो था ना कि भारतीय संविधान सभा की मांग सब अलग अलग स्तर पर अपने अपने स्तर पर कर रहे थे सभी लोग। तो देखिए 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज पत्रिका में संविधान सभा की मांग की गई थी। स्वराज का शाब्दिक अर्थ होता है स्व का राज अथवा स्वयं का शासन। तो इसी में मतलब मांग की गई थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की थी। 1922 महात्मा गांधी भी संविधान सभा की मांग किए थे। ठीक, 1922 में भी मांग की थी संविधान सभा की। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुकूल होनी चाहिए। कहते हैं कि भारतीय संविधान है उसका निर्माण जो होना चाहिए ना भारतीयों की इच्छा के अनुकूल होनी चाहिए। भारतीय संविधान भारतीयों की पूर्ण आत्मा और व्यक्ति की होगी, न कि ब्रिटिश संसद की देन। मतलब जो महात्मा गांधी कहे कि भारतीय संविधान का निर्माण जो होगा कि भारतीयों की खुद की अंतरात्मा से जो भी अभिव्यक्ति निकलेगी उसी के हिसाब से होगा, न कि ब्रिटिश संसद की अभिव्यक्ति। तो ब्रिटिश के संसद का कोई उसमें रोल रहेगा नहीं, महात्मा गांधी का यही कहना था। देखिए अब आगे देखिए क्या क्या कह रहे हैं। 1934 में एम एन राव जो थे, महेंद्र नाथ राव कहा जाता है, ये साम्यवादी के नेता थे। इनके द्वारा संविधान सभा के औपचारिक मांग की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी। औपचारिक मांग किसने की थी? ये एम एन राव 1934 में किए थे। यहीं से साम्यवादी एक नेता थे, इन्होंने मांग की थी। अब आगे देखिए, 1935 में कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। 1935 में कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा की मांग की थी। और आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा का भारतीयों द्वारा किया जाएगा बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के, जो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर होगा। ये देखिए जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं ये ऐसा होगा।
देखिए अब संविधान निर्माण में क्या क्या कैसे कैसे क्या हुआ। 12 अधिवेशन संविधान बनाने में हुए। कई लोग 12 कहते हैं, कई लोग 11 होते, कई 11 दिया, कई भाई दोनों लिख दिया हूँ कि एग्जाम में जो भी आए 12 आता है, कभी कभी 11 आता है। ठीक, तो आप याद करिए 12 अधिवेशन हुए, कभी कहीं 11 लिखा रहता लेकिन 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक, अब देखिए 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भेजा गया था। यह भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार करने वाला पहला प्रस्ताव था। ये भारतीय संविधान प्रस्ताव स्वीकार करने वाला पहला जो प्रस्ताव था यही था, अगस्त प्रस्ताव, जिसके माध्यम से विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन होगा। मतलब एक प्रस्ताव रखे थे कि आप लोग विश्व युद्ध में आप हमारी सहायता कीजिए और उसके बाद हम संविधान सभा का गठन करेंगे। मतलब यही सब अगस्त प्रस्ताव में ये सब लिखा हुआ था। आगे पूरा देखेंगे। युद्ध परिषद का गठन द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के साथ, इसमें था कि युद्ध परिषद का गठन द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के साथ मांग थे। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग का अस्वीकार कर दिया गया था। वो अलग से संविधान बनाने की मांग कर रहा था पाकिस्तान अपना, उसको अस्वीकार कर दिया गया था। इसे दरवाजे पर लगी जंग की कील कहा गया था। इसे जो अगस्त प्रस्ताव, इसे दरवाजे पर लगी जंग का कील कहा था अगस्त प्रस्ताव। कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया अगस्त प्रस्ताव को। अब देखिए अब क्रिप्स मिशन 1942 में आया। देखिए और युद्ध कैबिनेट ब्रिटेन के गठन के बाद भारत में स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भेजा गया था, जिसके माध्यम से भारत में युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा गया कि मतलब युद्ध हो जाएगा उसके बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। देखिए भारतीय संविधान सभा को इस आधार पर निर्वाचित किया जाएगा कि देशी रियासतें मुस्लिम लीग उसका भाग हो सकें और अपनी इच्छा से अलग रह सकें। मतलब इसी में सब कहा गया था। अगर उसी में क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में, इसमें सब बात कही गई थी यही। अब देखिए क्या कहता, कांग्रेस के द्वारा क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस अस्वीकार कर दिया क्रिप्स मिशन को। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ। विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर लेबर पार्टी की सरकार बनी। पीएम बने क्लीवेंट इटली। इस बारे में पूछ देता है पीएम कौन थे? क्लीवेंट इटली थे। सरकार बनाई गई। क्लीवेंट इटली को सरकार ने भारत के संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। अब देखिए कैबिनेट मिशन आता है। अब धीरे धीरे संविधान का निर्माण होगा। अच्छे से देखते रहिए। अभी देखिए कैबिनेट मिशन 1946 पहले आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, अब आया कैबिनेट मिशन 1946। देखिए कैबिनेट मिशन को इटली की सरकार के द्वारा भेजा गया था। इसके अंतर्गत 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहला पैथिक लॉरेंस थे और दूसरा एबी अलेक्जेंडर और तीसरा जो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। देखिए पैथिक लॉरेंस जो थे अध्यक्ष थे और ये एबी अलेक्जेंडर थे, एक नेवी मंत्री थे, और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार और वाणिज्य मंत्री थे। ठीक, अब आगे देखिए क्या कहता है। कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। कैबिनेट मिशन जो था वही भारत में संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। भारत का संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। संविधान जो सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित नहीं, सीमित मताधिकार पर होगा। संपत्ति शिक्षा पर आधारित, मतलब सीमित मताधिकार होंगे। संपत्ति और शिक्षा सबको देखकर जिसका संपत्ति है और शिक्षा है इसी के हिसाब से मतलब अपने कैंडिडेट को चूज किया जा रहा था। मतलब कैंडिडेट को संपत्ति या शिक्षा या ज्ञान है उसी के हिसाब से वो चूज कर दे रहे थे कि इनको इसमें भाग लेना है। देखिए कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारत को राज्यों का संघ कहा गया। भारत को राज्यों का संघ कहा गया, कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही कहा गया। अवशिष्ट शक्तियों को प्रांतों में निहित किया गया था। अवशिष्ट जो शक्तियाँ थी उसको प्रांतों में निहित किया गया था। क्या क्या देखिए भारतीय संविधान सभा में 389 सीटों की संख्या थी। भारतीय जो संविधान सभा था उसमें 389 सीट थी, निश्चित किया गया था। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट को फिक्स किया गया। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट फिक्स किया गया था। ठीक, 389 में देखिए क्या क्या था। 389 में था आपका, देखिए 389 में देखिए किस तरह बटा हुआ था।
ब्रिटिश प्रांत के 296 थे निर्वाचित जो थे, इलेक्टेड, मनोनीत राजा रजवाड़े जो थे 93 थे। 93 वो रियासत थी। देखिए आगे क्या क्या होता है संविधान को बनाने में। भारतीय संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित एवं आंशिक रूप से मनोनीत थी। मतलब कुछ निर्वाचित सदस्य थे, कुछ मनोनीत सदस्य थे, यही कहने का उसका तात्पर्य है। देखिए ब्रिटिश प्रांत में 294 प्लस 4 कमिश्नरी में क्या क्या था, अजमेर था, बलूचिस्तान था, कुर्ग था और दिल्ली था। ये सब कमिश्नरी क्षेत्र में आते थे। ठीक, 93 सदस्यों को राजा रजवाड़े अपनी इच्छा अनुसार मनोनीत करेंगे, इसमें कहा गया था। संविधान सभा का निर्माण प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था, न कि प्रत्यक्ष रूप से। जो संविधान सभा का निर्वाचन था वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा जो थे उन्हीं के द्वारा किया गया था, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया गया था। ठीक, भारतीय संविधान सभा सभी वर्ग, समुदाय, वर्ग, जाति, महिलाओं का योगदान था। मतलब इसको बनाने में सबका योगदान था। यह संपूर्ण भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, ना कि कुछ लोगों का। ये सभी लोगों को, मतलब संविधान को बनाने में सभी का योगदान था। कई लोग कहते हैं कि कुछ लोग ही, चुनिंदे लोग ही संविधान बनाए, बच्चों या महिलाओं का योगदान नहीं था, लेकिन सबका योगदान था। देखिए किन का क्या क्या योगदान था सब। भारतीय संविधान में विभिन्न संविधानों की सीटों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। देखिए सामान्य में 213 लोगों ने योगदान दिया, मुस्लिम में 79 लोगों ने 79, और सिख 4 थे, SC 26 थे, ST जो थे 33 थे, महिलाएं जो थी 15 थी। SC महिला उसमें थी दच्छावनी वेला करके एक महिला थी, SC थी। संविधान सभा में एकमात्र साम्यवादी नेता सोमनाथ लाहिड़ी थे। ये सब पूछता है, इंपॉर्टेंट लिख दिया। संविधान सभा में एक पारसी नेता जो थे PH मोदी थे। PH मोदी से जिसे याद करते, पारसी नेता थे PH मोदी। आल्ग भारतीय थे, आल्ग भारतीय मतलब अंग्रेज और भारत मिला के आल्ग भारतीय। फ्रैंक एंथोनी। ठीक, नोट, महात्मा गांधी जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और ये पूछ देता है इंपॉर्टेंट कि महात्मा गांधी जिन्ना संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं थे, तो नहीं थे। एकदम ध्यान देना है कि ये लोग नहीं थे सदस्य। अब देखिए क्या थे, 15 महिलाएं थीं। 15 जो महिलाएं थीं उसमें से SC थी दच्छावनी बेलामुख जो थी, मुस्लिम जो थी बेगम हजरत रसूल करके एक महिला थी, वो थी मुस्लिम थी। जो देसी रियासतें में, देखिए एक कौन था, देसी रियासतें में मैडम एनी मार्किनी ये थी देसी रियासत। यूपी में 6 महिलाएं जो थी, यूपी की 6, बेगम इजाजत रसूल यूपी से थे, सरोजिनी नायडू भी जो बिहार से थी, निवास स्थान का यूपी था। और देख लेंगे 6 महिलाएं कौन कौन थी, और आगे देख लेंगे, आप पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो था मैंने बता दिया। अब देखिए क्या क्या हुआ आगे संविधान के निर्माण। भारतीय संविधान सभा का विभाजन। संविधान सभा का निर्वाचन में कांग्रेस को अधिक सीटें प्राप्त हुई। इसके विरोध में कहा गया कि संविधान सभा ही कांग्रेस है। अरे सब लोग का अधिक सीटें प्राप्त हुई तो लोग कह रहे थे कि संविधान जो बना है वो कांग्रेस ही है, जो संविधान सभा बना है कांग्रेस है, कांग्रेस ही संविधान सभा है। ऑस्टिन कहे थे कांग्रेस ही संविधान सभा है। अब देखिए क्या क्या लोग क्या क्या कहते हैं। 3 जून 1947 को भारतीय संविधान सभा का विभाजन किया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से संविधान सभा की कार्यशैली में कुछ विशेष परिवर्तन किए गए। अब देखिए क्या क्या परिवर्तन होता है। विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में 299 सीटें बची थी। अब कहाँ कहाँ ये सीट गई, कैसे कैसे क्या क्या हुआ देखिए। इसमें 299 सीट में 3 कमिश्नरी, 70 को देसी रियासत, 226 को ब्रिटिश प्रांत। संविधान सभा संप्रभु संविधान सभा बनी गई थी। संविधान सभा 2 कार्य कर रही थी। पहला विधायिका के तौर पे संसद, उसमें अध्यक्ष जो थे GV गणेश वासुदेव महावलंकर थे, और संविधान सभा के तौर पे अध्यक्ष इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे। ठीक,
अब आगे देखिए संविधान सभा को बनाने में कितनी बैठक हुई, क्या कैसे कैसे क्या क्या हुआ, सब हम बताएंगे इसमें। अब देखिए क्या होता है संविधान सभा की बैठक। अब संविधान निर्माण में कितनी बैठक हुई, को टोटल 5 बैठक हुई। अब देखिए लगातार बैठक हुई है 46 से लेके अब 5, एक साल सब जोड़ते जाइए। सब देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बार बार कि प्रथम बैठक कब हुई। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। 11 बजे केंद्रीय सभा में आयोजित की गई थी। इस बैठक में 207 सदस्य ने हिस्सा लिया था। प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष जो थे वरिष्ठ आधार पर, उम्र के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अब देखिए क्या क्या होता है। दूसरी बैठक जो हुई 10 दिसंबर 9 को हुई, 10 हुई 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष के निर्वाचन पर चर्चा। अब अध्यक्ष किसे बना उस पर चर्चा हुई। ये देखिए बैठक हुई तो लगातार हुई, लेकिन ये देखिए दूसरी जो बैठक हुई उस पर बस बात किया गया कि अब अध्यक्ष किसको बनाया जाए, इस पर चर्चा हुई। अब देखिए जो बैठक हो रही है, कहते हैं लोग कि बैठक 9 को हुई, एक 11 को हुई, ये तरह हुई, लेकिन नहीं, लगातार बैठक हुई। 9 को हुई, 10 को, 11 को, 12 को, 13 को, सब बैठकें हुई, लेकिन जो मेन चर्चा हुई 9 को हुई, 11 को हुई, 13 को हुई, इस तरह जो हुई उसमें सब बताया गया है। अब देखिए क्या क्या होता है। दूसरी बैठक जो हुई 10 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचन पर जो चर्चा की गई कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए। अब उसके बाद 11 दिसंबर को हुई 1946 को, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुनिए चर्चा हो गई 10 वाले में, तो अभी जाके अब 11 में कह रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया जाए। 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया अस्थायी अध्यक्ष। अब देखिए 12 को क्या होता है। 12 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव ड्राफ्ट को लेकर चर्चा होने लगी। ये भी देखिए चर्चा हो रही है। अब चर्चा के बाद जो होगा उसके बाद ड्राफ्ट पारित होगा, जो भी होगा आगे देखिए। अब 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे 22 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर दिया गया। 22 दिसंबर 1947 के द्वारा संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर दिया गया। और देखिए उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, एक बार पूछा है। अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था। ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन के एक नाम से जाना जाता है इसे, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव कुछ करके। अब उद्देश्य प्रस्ताव के तहत भारत को देखिए क्या क्या है लोग, इसमें क्या क्या उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या बात हुआ है। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया जाए। और न्याय में क्या देखिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय पर बात की गई। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की। स्वतंत्रता, भाषण, अभिव्यक्ति, धर्म की स्वतंत्रता इसी बात की गई, सब इसकी बात की गई थी। अल्पसंख्यक और जनजातियों के संरक्षण के बारे में विशेष प्रावधान किया गया, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव में यही सब इसमें बात किया गया। और ये जो प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव, देखिए अभी उद्देश्य प्रस्ताव आने दीजिए क्या कह रहा है। उद्देश्य प्रस्ताव आ गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारत की संविधान की प्रस्तावना बना दिया गया। यही उसी में बात किया गया है। देखिए अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसी के नाम से इसको उद्देश्य का नाम, भारत के उद्देश्य क्या, भारत के संविधान के उद्देश्य क्या, प्रस्तावना, इसी को कहा जाता है। देखिए अब यहाँ से लिंक करेंगे कि यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना बना दिया गया। जो प्रस्तावना हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे वही जो पूरा उसी में बात किया गया है सब। देखिए उसमें न्याय की 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समानता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, स्वतंत्रता, भाषण व्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, और देखिए 5 प्रकार स्वतंत्रता है ना, शायद 5 प्रकार देख लीजिए, इसी भी यहाँ पर दिया गया। देखिए प्रस्तावना देख लीजिए एक बार। स्वतंत्रता यहाँ पर कितनी प्रकार की है। देखिए यहाँ पर विश्वास, धर्म और उपासना। देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 3 प्रकार का न्याय की बात किया गया है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, और 2 प्रकार का वो समानता के, आर्थिक
दो प्रकार की समानता की बात की गई है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखिए समानता, प्रतिष्ठा और अवसर समानता की बात की गई है, ठीक। अब देखिए संविधान सभा की समितियाँ जो बनाई गई, देखिए पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। इसमें अपना सब लोग जितने ने योगदान दिया, बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था सबका। अब उस पर चर्चा करेंगे किसका किसका क्या क्या योगदान था। देखिए संविधान सभा, देखिए जो बनाया उस समय अध्यक्ष, संविधान सभा का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की समितियाँ बनी, और समितियाँ बनाने में कौन कौन मतलब अध्यक्ष बनाए गए, इसमें उपाध्यक्ष बनाए गए, सभी इसी में सब चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए इसको ध्यान से तुम पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं हल्का सा। हाँ, संविधान सभा की समितियाँ। संविधान सभा, देखिए संविधान सभा जो बनाया गया, संघ संविधान थे, उसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर, बार बार डॉक्टर, जवाहरलाल नेहरू नहीं, डॉक्टर नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे। जो संविधान था उसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। और संघ विषय समिति जवाहरलाल नेहरू, जो संघ विषय था समिति की, उसके अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी थे। संघ विषय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांत विषय समिति एक थी, उसके अध्यक्ष जो थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्रांत के। और देखिए मूल अधिकार समिति थी, मूल अधिकार समिति प्रांत वाले और दोनों वही थे, डॉक्टर थोड़े बार मूल अधिकार समिति के सरदार पटेल जी थे। अब अल्पसंख्यक समिति एक थी, अल्पसंख्यक, प्रांत, मूल, अल्पसंख्यक, सब जो तीनों थे ना, सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और आगे देखिए क्या क्या कौन कौन है। अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल एवं मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार उप समिति आचार्य JB कृपलानी थे। मूल अधिकार, ये मूल अधिकार समिति थे, ये उप समिति थे आचार्य JB कृपलानी। आचार्य JB कृपलानी जो थे, जो मूल अधिकार उस उप समिति के अध्यक्ष थे। उप समिति के, इधर करके मैंने लिख दिया है, उप समिति के अध्यक्ष जो थे। संचालन और झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और देखिए अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, छूट रहा, HC मुखर्जी, हरेंद्र कोमर मुखर्जी। HC मुखर्जी मतलब हरेंद्र कोमर मुखर्जी रहता है। और देखिए क्या कह रहा है, झंडा संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जी। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे। झंडा और संचालन और वित्त एवं कर्मचारी, ये सब समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन समिति KM मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, KM मुंशी जो थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। और कैडिशियन समिति के अध्यक्ष अल्लादी करके थे, अल्लादी स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कैडिशियन समिति के अध्यक्ष जो थे, ये देखिएगा। और आगे देखिए कौन कौन थे, क्या क्या। कैडिशियन के बाद प्रारूप समिति आ गया। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष जो थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सदन समिति, आवास समिति के पट्टाभी सीतारमैया जो थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो ऊपर लिखा गया, 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतिम रूप से पेश किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतिम प्रारूप पेश किया था 4 नवंबर 1948 को, अंतिम प्रारूप पेश किया था। इधर लिखा गया कोने में, मैंने लिख दिया है। देखिए प्रारूप समिति जो, प्रारूप समिति देखिए प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो सब लोग जानते हैं थे। प्रारूप समिति के 7 सदस्य के नाम इस प्रकार थे, 7 लोग सदस्य थे प्रारूप समिति में। प्रथम प्रारूप BN राव ने तैयार किया था। प्रथम प्रारूप
बी एन राव ने तैयार किए थे, ये देख लीजिएगा। देखिए जो प्रारूप समिति के जो पूछ देगा कि आपको प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बताना है, ठीक। प्रथम प्रारूप बी एन राव ने तैयार किया था। और अब आगे देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति की अध्यक्ष थे, ठीक। और उसके बाद जो सदस्य कौन कौन थे? गोपाल स्वामी अय्यर थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, के एम मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और बी एन मित्र और डी पी खेतान, ये दोनों को हटा दिया गया। इन दोनों की जगह पे अब देखिए कौन कौन आए। एन माधवन, कृष्णाचारी, एन माधवन आ गए, बी एन मित्र की जगह पर कृष्णाचारी आ गए। इसको याद करने के देखिए गाने की तरह याद करिए इसको। 7 सदस्य जो थे, देखिए पहला तो आप जानते हैं भीमराव अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक। और देखिए ये सब गोपाल, कृष्ण और कन्हैया, ये सब कृष्ण जी का पर्यायवाची है, तो सब याद हो जाएगा। गोपाल कृष्ण कन्हैया, ये सब कृष्ण के पर्यायवाची। और मोहम्मद सादुल्ला याद करना, प्रथम मुस्लिम जो थे ये थे मोहम्मद सादुल्ला। और उसके बाद जो थे इनकी जगह पर आए, ये भी सब कृष्ण के पर्यायवाची ही लग रहे हैं। देखिए एन माधवन, ये भी माधव जी कृष्ण के पर्यायवाची। कृष्णाचारी, ये भी कृष्णाचारी कृष्ण का नाम आया है। और ये सब कृष्ण की एक तरह से सब जुड़े हुए हैं, बस इनको याद करना है। मोहम्मद सादुल्ला, तब याद तो हो ही गया पूरा। पहला देखिए एक और देखिए ध्यान से, ये सब आता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और अब देखिए उसके बाद गोपाल कृष्ण, मतलब गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल, मणिकलाल मुंशी, और आपका माधव कृष्णाचारी, 1 2 3 4 5 लोग तो याद हो गया। एम सादुल्ला को याद करना है। मोहम्मद सादुल्ला प्रथम मुस्लिम थे, एक मुस्लिम थे, 5 लोग कृष्ण थे, 6, और एक भीमराव अम्बेडकर थे 7। याद करने के लिए एक और शानदार ट्रिक है। एक मुस्लिम मोहम्मद सादुल्ला थे, मोहम्मद सादुल्ला, और 5 कृष्ण थे, मतलब गोपाल कृष्ण और कन्हैया, माधवन, कृष्णाचारी, और एक जो थे भीमराव अम्बेडकर थे। एक भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे और बाकी सब आप जानवे करते हैं पूरा। इतना आसानी से याद हो गया। प्रारूप समिति के जितने सदस्य थे, बार बार पूछता है, याद हो गया है, एक नंबर तो फिक्स है ही। अब आगे देखिए क्या देखते हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, और ये भी इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि उपाध्यक्ष के रूप में किसने भूमिका निभाई। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। पूछ देता है क्वेश्चन कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव। देखिए संविधान सभा के उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी मनोनीत थे, प्रथम उपाध्यक्ष थे, ये मनोनीत थे। प्रथम फ्रैंक एंथोनी जो मनोनीत थे। एच सी मुखर्जी थे, और टी कृष्णाचारी, एक कृष्णाचारी इधर, एक कृष्णाचारी इधर है। कृष्णाचारी टी कृष्णाचारी, टी कृष्णाचारी यही थे, देख लीजिएगा ध्यान से। ये लोग जो थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में फ्रैंक एंथोनी मनोनीत प्रथम उपाध्यक्ष थे, एच सी मुखर्जी थे, टी कृष्णाचारी थे। जो ये 2 लोग जो थे यहाँ पर देखिए, एच सी मुखर्जी और टी कृष्णाचारी, ये 2 लोग निर्वाचित थे और एक मनोनीत प्रथम उपाध्यक्ष थे। ये बहुत ध्यान देना है कि 2 लोग जो थे वो लोग थे निर्वाचित, एच सी मुखर्जी और टी कृष्णाचारी, ये निर्वाचित थे, और फ्रैंक एंथोनी जो थे ये आपके उपाध्यक्ष, जो प्रथम उपाध्यक्ष थे, ये जो थे मनोनीत थे। अब आगे देखिए संविधान के वाचन हुए, ये कितने वाचन हुए, मतलब संविधान बनने के बाद वाचन हुए। देखिए संविधान के वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन हुआ, ठीक। 4 नवंबर से लेके 1948 से लेके सबसे छोटा वाचन यही था। प्रथम वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक प्रथम 5 दिन चला ही, 5 दिन चला प्रथम वाचन, ठीक। सबसे छोटा वाचन जो था वो 5 दिन चला। इसको याद करने के लिए 5 दिन सबसे छोटा वाला चला, बीच वाला देखिए। अब देखिए दूसरा वाचन देखिए
15 नवंबर से लेके 15 नवंबर से लेकर और चला आपका 17 अक्टूबर 1949। 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 द्वितीय वाचन चला। ये सबसे लंबा वाचन था, 11 महीने का चला। ठीक, पहला चला 5 दिन का, सबसे छोटा 4 से लेके 1948 से 4 और 5 जोड़ दीजिए, 4 5 9 तक चला। और ये चला 11 महीना तक, 1948 से लेके 1949 तक, और नवंबर से लेके अक्टूबर तक, तभी जाके 11 महीना होगा ना। हाँ, नवंबर से लेके अक्टूबर तक। और दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए, अंतिम वाचन था जो 12 दिन का चला। पहले 5 11 उसके बाद 12, 5 11 12, मतलब 11 महीने अब 12 दिन। 5 दिन महीना 300 दिन, इस तरह याद करिए, दिन महीना दिन। 12 दिन के लिए चला। 12 दिन में एक कैसे कैसे चला देखिए इसको। 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। 12 दिन तक चला, अंतिम वाचन यही था। अब देखिए क्या होता है। 26 नवंबर को संविधान सभा अपनाया गया। उस समय प्रस्तावना में क्या था देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स लिख दिया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया और प्रस्तावना 395 उस समय प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ उस समय थी। इस समय कितना है, 395 अनुच्छेद हैं। इस पार्ट वाइज किया जाए 425 से ऊपर अनुच्छेद हो जाएंगे और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं वर्तमान समय में। उतना हो गया है। उस समय 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद इस समय भी है। आगे कितने अनुच्छेद वर्तमान समय में, तो इस समय 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। और इस पार्ट वाइज किया जाए अनुच्छेदों को तो 425 से ऊपर हो, 450 कितने अनुच्छेद हमेशा पार्ट वाइज नहीं होता। 19 से 19 बी 19 सी ये सब करके जो जोड़ा गया, आगे हम पूरा पढ़ेंगे। ये पूरा अनुच्छेद जोड़ा जाए तो 400-500 से ऊपर अनुच्छेद पर पहुँच जाएंगे। लेकिन पूछ देता है तो ऑफिशियली देखा जाए 395 ही है। ठीक, 26 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन हुआ। उसके बाद सब खत्म हो गया वाचन वगैरह। अब आगे देखिए क्या होता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम वाचन किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यही प्रारूप अंतिम पेश किए, जिसका जो नाम था देखिए, जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटलमेंट बाई दी असेंबली द फर्स्ट। यहाँ पर लिखा मैंने, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाई द असेंबली बाई द फर्स्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन सेटल्ड बाई द असेंबली दी फर्स्ट, यही मतलब उसका प्रारूप पेश किया तो वो नाम रखा गया था। यही इसको ध्यान देना है, ये नाम रखा गया पूछ देता है। देखिए 26 नवंबर 1949 को देखिए भारत के संविधान को अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत किया गया। ये सब लिखा गया है, किसमें लिखा गया, प्रस्तावना में लिखा गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत किया गया था। देखिए भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में हुई थी, जिसमें अंतिम रूप से 284 हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान में 284 सदस्य हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्य हस्ताक्षर किए थे और 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। उस समय 16 को आर्टिकल लागू किया गया था। अब 16 आर्टिकल क्या क्या थे आपको देख लिया, हम ध्यान से देखिए। आर्टिकल 5 था, 6 था, 7 8 था, 9 आर्टिकल 60 था, आर्टिकल 324 था, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, 379, 380, 388, 391, 392, 93, 94, इधर याद कर लिए। देखिए यहाँ से देखिए 391, 92, 93, 94 था, ये याद कर लिए। तो 91 से लेकर 94 तक इधर था। इधर देखिए कहाँ 79, 80, 88 था, नहीं 79, 67, 300 वाला देखिए पहले। 324 से 24 था, 66 था, 67 था, 79 था, 80 था, 88 था। 300 वाले एक जगह इतना मतलब कर लीजिए। और 300 को कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 300 वाला 9 है, 10 है। तो 324 था, 66 था, 67 था, 79 था, 80 था,
ये था 10 गो, और ये था 5 6 7 लगातार है यहाँ पर, 8 9, 5 6 7 8 9, उसके बाद 60, 5 6 7 8 9, उसके बाद 60 आ गया, उसके बाद 324 से 66, ये सब 10 वो हैं। हाँ, तो टोटल यही 16 हैं। इसको एक बार देख लीजिएगा आप। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को जो संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा 26 जनवरी 1929 को ही कर दी गई थी। 1900 अब तो कोई कहता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान क्यों बना, क्योंकि ये घोषणा पहले से हुई थी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, 26 जनवरी 1929 को ही संविधान स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई थी, उसी समय से ही 29 से या 26 जनवरी 1929 से। इसी के कारण हम लोग देखिए 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू कर दिया गया, और उसी समय से गणतंत्र हो गए हम, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से पूरा संविधान लागू हो गया, और उसी समय गणतंत्र हो गए पूरी तरह से। अपना संविधान के साथ हम लोग स्वतंत्र रूप से अपने देश को संचालित करने लगे। और पहली बार देखिए यहाँ पर लिखा गया है, और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम बार मनाया गया था। 26 जनवरी 1929 को लागू किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1929 को लागू किया गया, और 30 को पहली बार मनाया गया था। लागू तो मानिए 29 में कर दिया गया था, और 30 से मनाना स्टार्ट हुआ था। 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार मनाया गया था। देखिए समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे इसको बनाने में। 2 वर्ष संविधान को बनाने में 11 माह 18 दिन। 9 दिसंबर को स्टार्ट हुआ, और 26 नवंबर 1949 को, 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ बनाना, और 26 46 से लेकर 48 49, 1946 को 46 रहेगा, 1946 को स्टार्ट हुआ, ठीक। और 26 जनवरी 1949 को जाकर पूर्ण हुआ। तो आप निकालेंगे तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए। इसको मनाने में 9 दिसंबर से। और देखिए यहाँ पर 3 वर्ष 1 महीना 16 दिन, 26 जनवरी 1950, लगभग 50 तक का आंकड़ा बताया गया, 49 से लेके अब यहाँ से 50 तक का आंकड़ा, 46 से लेकर 50, 3 इतना दिन, लगभग 64 लाख लागत से संविधान बना था। लगभग 64 लाख लागत लग गए थे संविधान बनाने में, 64 लाख लागत लगे थे टोटल। संविधान निर्माण में 63,96,729 रुपये लगे थे, वही लगभग 64 लाख कहा गया ऊपर। देखिए मूल भाषा संविधान इंग्लिश में लिखा गया था। जो संविधान लिखा गया था ना, वो मूलतः इंग्लिश में ही लिखा गया था। हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य एक जो थे, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं, बसंत कृष्ण वैद्य। भारत के संविधान के निर्माण में जो हस्तलिपि जो थी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे द्वारा लिखा गया, इंग्लिश में लिखा गया था। जो हस्तलिपि इंग्लिश में इनको क्यों बोला गया इंग्लिश में लिखने के लिए, क्योंकि जो प्रेम बिहारी नारायण जो रायजादा जो थे ना, उनकी इंग्लिश की राइटिंग बहुत अच्छी थी। इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान को लिखने के लिए बोला गया, क्योंकि लिखेंगे तो साफ सुथरा लिखा गया। भारत का संविधान बन रहा है, तो अभी तक रखा गया है भारत का संविधान। तो प्रेम बिहारी जो नारायण रायजादा जो थे, वो इंग्लिश में इस संविधान को लिखे थे। प्रेम बिहारी रायजादा का संबंध शांति निकेतन कला विद्यालय से था। शांति निकेतन कला विद्यालय से प्रेम बिहारी रायजादा जो थे, बहुत अच्छी उनकी राइटिंग थी, और उसी के कारण उन्हें लिखने के लिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को दिया गया। और जो कृष्ण वैद्य जो थे, हिंदी में उसे ट्रांसलेट किए। कृष्ण वैद्य जो थे, क्या मैंने ऊपर बताया, कृष्ण वैद्य हिंदी में ट्रांसलेट यहाँ पर लिखा। देखिए संविधान पर चित्रकारी, जो इस संविधान के किनारे इस तरह मॉडल जो बनाए हैं, जैसे संविधान बना, पुस्तक बनाना, तो इसके किनारे इस तरह पूरा मॉडल बनाया गया, इस तरह पूरा मॉडल। वो चित्रकारी जो थे ना, इस तरह पूरा चारों तरफ सजाने के काम जो एक जो थे नंदलाल बोस जो थे, वो किए, पूरा चारों तरफ सजा दिए संविधान को, चित्रकारी किए। अब देखिए क्या कुछ इम्पोर्टेंट है, उसमें देख लेंगे। इससे
चित्रकारित माननीय नंदलाल बोस ने कर दिया। यूपी में पूछ देता है कभी कभी, यूपी पुलिस वगैरह आई ने पूछा वगैरह था। देखिए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज बनकर तैयार हुआ, उसको स्वीकार कर दिया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान गाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत गाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। बहुत इंपॉर्टेंट है 24 जनवरी 1950। इसमें 3 काम हुआ, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। और 22 को तो राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। 22 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को 3 काम हुए, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 3 काम हुए। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। तो आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए और इसमें और क्या है ये देख लेते हैं। 6ठा संस्कृत भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक है, मन करे तो आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, मैं इसी से पढ़ता हूँ और इसी से कंटेंट बनाता हूँ आपके लिए। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।